जय श्री केदार दोस्तों, हर हर महादेव। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने चार धाम की यात्रा का प्लान कर लिया है, आप या तो यमुनोत्री जा रहे हो या गंगोत्री जा रहे हो या केदारनाथ या बद्रीनाथ, कहीं भी चार धाम की यात्रा पे अगर आप जा रहे हो तो इस टाइम पर रिकॉर्ड तोड़ भीड़ इस टाइम पर जा रही है। अब वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि चार धाम यात्रा जो चालू हुई है वो 10 मई से आपकी गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ जी की यात्रा चालू हो गई है और 12 मई में आपके बद्रीनाथ जी के कपाट खोल दिए गए थे। तो जैसे ही ये यात्रा के लिए कपाट खोले गए हैं उसके बाद से भीड़ ने जाना वहाँ पर चालू कर दिया है। बहुत से लोगों को जैसी डेट पता चली थी उन्होंने रजिस्ट्रेशन करके तुरंत वहाँ पर पहुँच गए और बहुत से लोग बिना रजिस्ट्रेशन के भी वहाँ पर पहुँच गए, जिससे वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यात्रियों को रास्ते में ही पुलिस बल जो है रोक दे रहा है, क्योंकि बहुत सौ को रुद्रप्रयाग में रोक दे रहा है, बहुत सौ को अगस्त्यमुनि में रोक दे रहा है। तो जो पीछे बहुत सारी सिटियाँ पड़ती हैं वहाँ पर आप कहीं भी रुक सकते हो अगर आप इस टाइम पर जाते हो। और आगे जाने के बाद में मैं आपको ये बता देता हूँ कि वहाँ पर जैसे ही आप केदारनाथ में पहुँचोगे तो आपको पहले से ही बहुत लंबी लाइन लगानी पड़ जाएगी। लगभग जो सोनप्रयाग है जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होता है, उससे लगभग 3 या 4, 5, 6 किलोमीटर पहले से आपकी लाइन लगा दी जाएगी और वहाँ से लाइन में आप लग के पैदल पैदल आगे तक जाओगे और वहाँ पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराना है। उसके बाद आपको जिप्सी की लाइन लगानी पड़ेगी जिप्सी लेने के लिए, जहाँ से वो आपको गौरीकुंड छोड़ेगी। गौरीकुंड में छोड़ने के बाद वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ मिलने वाली है, क्योंकि जो गौरीकुंड का रास्ता है वो बहुत छोटा सा और सकरा रास्ता है जिसके अंदर बहुत सारी भीड़ जाती है। वहाँ पर भी आपको थोड़ा हल्के हल्के करके ही ऊपर तक जाने मिलेगा, मतलब पूरे रास्ते में आपको बहुत भीड़ मिलने वाली है। क्योंकि मैंने जो पहले अनुभव किया है पहले, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी टाइम पर गया था पहले और मैं जून के टाइम पर भी जा चुका हूँ और ऑफ सीज़न में भी जा चुका हूँ, अगस्त सितंबर के टाइम पर। तो मैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको अपना प्लान किस तरह से बनाना चाहिए जिससे कि आपको वहाँ जाने के बाद कोई भी परेशानी ना पड़े। तो दोस्तों भीड़ से अगर आप बचना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो इस टाइम आप अवॉइड कर दीजिए। आप मेरे हिसाब से जून के 10 तारीख के बाद या 15 तारीख के बाद आप इस प्लान को बना सकते हो। वरना अगर आप अभी जाना चाहते हो, अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया और आप कह रहे हो मुझे अभी जाना है, तो ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन अभी कर दिया है तो आप बाद में भी जा सकते हो, आपका वही रजिस्ट्रेशन बाद में काम कर जाएगा। इस बार जो है सरकार ने ये बोल दिया है, तो आप ऐसा मत सोचना कि आपने रजिस्ट्रेशन इस डेट का किया है तो आपको इस डेट में जाना ज़रूरी है। आप चाहो तो उसे अवॉइड करके अगले महीने जा सकते हो। मगर फिर भी अगर आपको कोई काम है वहाँ पर जाना ही है तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा कि आप हो सके तो बाइक से जाना देखिए, क्योंकि आप मेरे हिसाब से अगर कार से जाते हो या किसी ट्रांसपोर्ट द्वारा जाते हो तो आपको बहुत परेशानी रास्ते में पड़ेगी। अगर आप जाना ही चाहते हो और आपको कोई परेशानी नहीं है बाइक से जाने में, या आप बाइक नहीं मतलब चला पाते हो, अच्छे खासे चला लेते हो और आपको कोई परेशानी बाइक चलाने में नहीं होती है, तो मेरे हिसाब से आप इस टाइम पर बाइक से जाइए, अगर आपको कुछ ज़्यादा ही वहाँ पर काम है तो, ठीक है। वरना तो अगर आपको कोई काम नहीं है और आपको कोई परेशानी नहीं है बाद में जाने के लिए तो आप बाद में जा सकते हो। अब मैं आपको परेशानी और भी बता देता हूँ वहाँ पर क्या क्या आपको पड़ेंगी। जैसे कि आप जैसे ही केदारनाथ टेम्पल तो छोड़ो, आप जैसे ही सोनप्रयाग में पहुँचोगे वहाँ से आपकी लाइन लगना चालू होती है, फिर गौरीकुंड में लाइन लगती है आपकी। उसके बाद में जैसे ही आप यात्रा करके थक थका के ऊपर पहुँच जाते हो तो आप केदारनाथ टेम्पल पर आपको जो दर्शन करने की लाइन होती है वो भी आपको कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक आपको मिलने वाली है। मतलब आप खुद सोचो, नीचे से आप लाइन में लग लग के थक कर आप चढ़ाई करके आए हो, जो कि 16 से 22 किलोमीटर का एक ट्रैक होता है, बिल्कुल खड़ा ट्रैक होता है। आप उस यात्रा को चढ़ कर जब ऊपर तक पहुँचोगे, बीच में बारिश भी होती है, सब कुछ होता है, आपके पैर जूते सब गीले हो जाते हैं, गलने लगते हैं। फिर भी आप जैसे ही ऊपर पहुँचोगे और वहाँ पर आप देखोगे कि 3-4 किलोमीटर की लाइन वहाँ पर भी लग रही है और वहाँ पर आपके जो हाल होंगे वो मैं जानता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्या हाल वहाँ पर होता है। आप जिस चीज़ के लिए जाते हो कि बाबा जी जहाँ पर है वहाँ के दृश्य को थोड़ा सा निहारने के लिए, थोड़ा देखने के लिए, बाबा जी के दर्शन करने के लिए, बाबा जी के पास में थोड़ा सा बैठकर उनका ध्यान करने के लिए, मगर कुछ भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक जैसे ही आप पहुँचोगे ना तो आप इतना थक जाओगे कि वहाँ पर आप बस ये सोचोगे कि किसी तरह से दर्शन हो जाए और हम सीधे नीचे चले जाएं या आप रूम लेकर सो जाएं। बस खाली आप यही सोचोगे, ऊपर जाने के बाद इतना परेशान आप हो जाओगे कि बहुत ज़्यादा। तो इसलिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप या तो भीड़ से थोड़ा सा अवॉइड कर लीजिए, थोड़ा सा रुक कर आप वहाँ जाइए, जिससे कि आपको दर्शन भी अच्छे से हो जाए और ये जो भीड़ भाड़ के लिए आपको लाइन लगानी पड़ेगी इससे भी आप बच जाओ।
बाकी अगर आप कार से जा रहे हो या कुछ जा रहे हो और इसी टाइम पर आपको जाना है तो आपको कार से बहुत पीछे तक लाइन लगी हुई मिलेगी। लगभग रुद्रप्रयाग से कारों की लाइन इस टाइम पर लगी हुई है और वो लाइन लगभग जहाँ आपको 12 घंटे में 8 घंटे में केदारनाथ पहुँचना होता है, वो लाइन आपकी 22 घंटे में 24 घंटे में केदारनाथ टेम्पल से पहले सोनप्रयाग तक पहुँच रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस कदर भीड़ इस टाइम पर जा रही है। आपको उस भीड़ से बचना है तो मेरे हिसाब से आप अवॉइड कीजिए और आगे जाकर आप जा सकते हो जून के अंदर। जून के लास्ट में भी जा सकते हो। जून के लास्ट में तो बिल्कुल कम भीड़ हो जाती है। अगर जुलाई में या सितंबर में जाओगे, अगस्त में जाओगे तो उस टाइम पर बहुत ज़्यादा बारिश का सीज़न होता है, तो उस टाइम पर ज़्यादातर लोग नहीं जाते हैं और मैं भी आपसे नहीं कहूँगा। मगर उसके बावजूद भी अगर आप जाना चाहते हो तो आप जुलाई अगस्त को छोड़कर सितंबर में जा सकते हो। सितंबर अक्टूबर में आप जा सकते हो। ऑफ सीज़न होता है, आपका ना ही कुछ खर्चा ज़्यादा लगने वाला है, ना ही आपको रूम महंगे पड़ने वाले हैं, ना ही खाना, और ना ही आपको यात्रा में ज़्यादा भीड़ मिलने वाली है। दर्शन भी आपके बहुत अच्छे से हो जाएंगे अगर आप सितंबर अक्टूबर में जाते हो। बाकी आप जून में जाते हो, 20 जून में जाते हो या किसी भी टाइम जून के अंदर भी जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि छुट्टियों का महीना होता है, वैकेशन सीज़न होता है ये। इस टाइम पर ज़्यादातर लोगों की छुट्टियाँ हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। वहाँ पर आपको रूम के अंदर बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ने वाली है, ये मैंने आपको अभी नहीं बताया था, क्योंकि इस टाइम पर अगर आप वहाँ पर जाते हो तो सबसे परेशानी जो आपको पड़ने वाली है वो आपको रहने के लिए पड़ने वाली है। वहाँ पर रूम आपको बहुत ही मुश्किल से मिलने वाले हैं। अगर रूम आपको मिलता भी है तो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये वो डिमांड करेंगे आपसे, जो रूम वाले होते हैं। और आपको खुद सोच सकते हो आप कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो तो आप वहाँ जाने के बाद आप कैसे उसे अवॉइड कर सकते हो, मतलब कैसे आप इसे 15-20 हज़ार रुपये दे के आप रूम के लिए खर्च कर सकते हो, क्योंकि आप वो बजट बना के अपना जाते हो कि 10,000 15-20 हज़ार रुपये में यात्रा पूरी करके आनी है और वहीं पर जाकर आपको 15,000 रुपये रूम के देने पड़े, तो आप सोच सकते हो कि कितना खर्चा आपका होने वाला है। बाकी वहाँ पर रूम के चार्जेस वो खुद ही बढ़ा देते हैं जब भीड़ इतनी हो जाती है, तो जो अच्छे खासे फैमिली के लोग होते हैं वो 15-20 हज़ार रुपये में नहीं देखते हैं और रूम ले लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों को ज़्यादातर देखते हैं जो मोटा से मोटा पैसा है ना रूम का दे सके और वहाँ पर रहने के लिए आ सके। तो इसलिए जो नीचे के लोग होते हैं वो बेचारे वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, ना ही उन्हें रूम मिल पाता है। और रात के टाइम पर बारिश पड़ जाए या ठंड का बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंड भी बहुत ज़्यादा रहती है वहाँ पर, तो आप नीचे बाहर कहीं सो नहीं सकते हो और बारिश भी लगातार वहाँ पर कभी ना कभी पड़ती रहती है। तो आपके लिए एक छत चाहिए होती है, तो छत के लिए आपको रूम लेना पड़ता है और वहाँ पर रूम कोई अवेलेबल नहीं होता है। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पर कितना परेशान आप होने वाले हो, बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हो। या आपके पास पैसा अच्छा खासा है और आप सोच रहे हो कि हाँ भाई मैं कितना ही पैसा ख़राब करना है, मैं अगर जाऊँगा मैं भी, तो आप जा सकते हो। पैसे के साथ आप रूम वहाँ पर ले सकते हो। रूम आपको महंगा से महंगा मिलेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। जितना भी हो सकता है मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपये वहाँ पर रूम के वो मांगते हैं, इससे कम में नहीं देते हैं जब सीज़न का टाइम होता है और भीड़ ज़्यादा होती है। और लगभग वहाँ पर अगर बारिश रात के टाइम हो जाए या बर्फ़बारी हो जाए तो उस टाइम पर वो और भी ज़्यादा वहाँ का रेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है पब्लिक बाहर लेटने वाली नहीं है, सीधा रूम में आएगी, कहीं ना कहीं तो रुकेगी। इस तरीके से वहाँ पर बुला लेते हैं। और रूम के जो बाहर बरामदे होते हैं, बहुत से लोग तो बेचारे वहाँ पर भी सो जाते हैं, क्योंकि उन्हें रूम्स की छत चाहिए होती है सोने के लिए, रात गुजारने के लिए। तो वो बेचारे रूम के बाहर भी मतलब ऐसे सो जाते हैं बहुत से लोग। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर आपको बहुत परेशानी बढ़ने वाली है अगर आप केदारनाथ जा रहे हो। बाकी बद्रीनाथ में कोई इतनी परेशानी नहीं पड़ती है, मगर इस टाइम पर यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए भी बहुत सारी भीड़ वहाँ पर जा रही है, तो जिन्हें लोगों को बीच में रोक दिया जा रहा है। और इस टाइम पर रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिए थे, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए थे केदारनाथ जी के। तो इसलिए ही बंद कर दिए थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा जा रही है और लोगों को बीच में ही रोक दिया जा रहा है। अगर आप रजिस्ट्रेशन करा के जा रहे हो या रजिस्ट्रेशन नहीं भी करा के जा रहे हो तो आपको वहाँ पर नहीं जाने दिया जाएगा, बिल्कुल भी बीच में रोक दिया जाएगा। फ़िलहाल आप अगर वहाँ जाते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ही जाना है, आप जब भी यात्रा पे जाओगे, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के तो आपको बिल्कुल एंट्री ही नहीं करने देंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ। फिर भी अगर आपने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है तो इस टाइम पर आप अवॉइड कीजिए, अगले महीने का बना लीजिए। मेरे हिसाब से तो बस यही है सही। अगर आप अगले महीने जाओगे तो आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं पड़ेगी। फिर भी अगले महीने भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि हो सकता है कि अगले महीने में भीड़ अच्छी खासी रहे। फिर भी मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, मैं आगे भी आपको ऐसी अपडेट देता रहूँगा कि कब जाकर वहाँ पे भीड़ कम होने वाली है, कब आपको जाना चाहिए, ये मैं अपडेट आपको इसी चैनल पर देता रहूँगा। क्योंकि मेरा जो भाई है वो भी वहीं पर ही गया हुआ है चारधाम की यात्रा के लिए, तो उसने जो है यमुनोत्री गंगोत्री की यात्रा तो अच्छे से कर ली थी, मगर जैसे ही केदारनाथ के लिए जब गया वो, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी। उसे मतलब रुद्रप्रयाग में ही रोक दिया, रुद्रप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया गया। तो इसलिए वहाँ पर बहुत परेशानी हो रही है। वो भी मेरे हिसाब से वहीं रुका हुआ है, गया चारधाम की यात्रा के लिए था, मगर केदारनाथ में ही वो अभी अटका हुआ है।
केदारनाथ भी नहीं पहुंच पाया, रुद्रप्रयाग में ही अटका हुआ है। अब देखते हैं कब तक वो केदारनाथ पहुंचता है, कब केदारनाथ की यात्रा करने के बाद फिर बद्रीनाथ की यात्रा करता है। मैं सारा का सब कुछ अपडेट आपको इसी वीडियो में देता रहूँगा, इसी चैनल पर देता रहूँगा, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।